अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अन्नदाता कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उत्पादन हेतु गेहूं की फसल में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन। ठंड के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल पर जानकारी। हमारे प्रदेश के किसान भाई गेहूं की खेती बड़े क्षेत्रफल पर करते हैं, लेकिन किसान भाई फसल की अवस्था के अनुसार सिंचाई और उर्वरक का प्रबंधन नहीं करते हैं, जिसके कारण आपको फसल से कम उपज मिलती है। तो गेहूं की फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए आप फसल में सिंचाई और उर्वरक का प्रबंधन किस तरह से करें, आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा जिला समस्तीपुर के एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीबी सिंह से। जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई कर ली है, उनकी लगभग खेत में फसल खड़ी हुई होगी और 21 से 25 दिन के बीच में वो किसान भाई उसकी पहली सिंचाई करें। और उस सिंचाई करने के साथ ही 1-2 रोज बाद उस खेत में जब पैर खड़े होने लगे तब लगभग 65 किलोग्राम यूरिया किसान भाई उसमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में, ऊपरी वेशन के रूप में दें। अगली जो खाद की मात्रा लगभग 65 किलोग्राम यूरिया और बचती है, वो दूसरी सिंचाई करने के बाद फसल में गाभा बनने के समय उस टाइम पर दें। किसान भाई इस प्रकार अपने खाद और उर्वरक की मात्रा संतुलित कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने बारानी के रूप में खेती की है, जिनके यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, वो किसान भाई यदि बारिश होती है तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन या 45 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में टॉप ड्रेसिंग कर दें। अभी जिन लोगों ने जिंक बुआई के समय पर नहीं दी है और खेत में फसल में जिंक की कमी नजर आती है, तो वो किसान भाई 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 7.25 किलोग्राम भुजा हुआ चूना और 12.5 किलोग्राम यूरिया का 500 लीटर पानी में घोल बना लें और इसको पूरी फसल में स्प्रे करें। यह व्यवस्था किसान भाई 2 या 3 बार 15 दिन के इंटरवल पर अपना सकते हैं और इससे किसान भाइयों की पैदावार अच्छी होगी। अब बात आती है सिंचाई की। किसान भाइयों को मैं एक और विशेष रूप से एक बात बताऊंगा कि जो ये आजकल गेहूं की वैरायटी हैं, जो गेहूं की किस्में, इन सभी किस्मों को पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। जो समय पर बुआई किसान भाइयों ने की है, तो जिन किसान भाइयों के पास केवल एक ही पानी की व्यवस्था है, तो वो किसान भाई जड़ें निकलने के समय पर 21 से 25 दिन के बीच में उस सिंचाई को जरूर करें। जिन किसान भाइयों के पास पूरी फसल में 2 सिंचाई की व्यवस्था है, तो किसान भाई एक सिंचाई जड़ें निकलने के समय पर और दूसरी सिंचाई दूध भरने के समय पर दें। जिन किसान भाइयों के पास 3 सिंचाई देने की व्यवस्था है, वो किसान भाई पहला पानी शीर्ष जड़ें निकलने के पर, दूसरा पानी कल्ले निकलने के समय पर और तीसरा पानी दाना भरने के समय पर दें। जिन किसान भाइयों के पास 4 पानी की व्यवस्था है, 4 सिंचाई वो दे सकते हैं, तो किसान भाई पहला पानी 21 से 25 दिन शीर्ष जड़ें निकलने पर, दूसरा पानी कल्ले निकलने पर, तीसरा पानी दूध भरने पर और चौथा पानी दाना बनने के समय पर दें। लेकिन किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें यहाँ पर कि उनको हल्का पानी देना है, कहीं बारिश और हवा चलने से फसल गिर सकती है। इस प्रकार किसान भाई अपने पानी की, अपनी सिंचाई की व्यवस्था करके अपनी अच्छी फसल ले सकते हैं।
तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। नए फल बागों की अच्छी बढ़वार हेतु किए जाने वाले समसामयिक कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसानों ने नए फल बाग स्थापित किए हैं, वो इन बागों की देखरेख किस तरह से करें ताकि इन पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास हो सके, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस मुखर्जी। किसान भाइयों, अभी वर्षा ऋतु में कई किसान भाइयों ने फलों के बगीचे लगा लिए होंगे, जैसे अनार, अमरूद, नींबू, पपीता आदि। लेकिन क्या होता है, कई बार हम बगीचा लगाने के बाद में 15-20 दिन तक तो बहुत देखभाल करते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसका शुरू से अंत तक ही आप अगर अच्छी तरह देखभाल करेंगे तो ही वो आपको अच्छा फलत या अच्छे फल देंगे। तो इसलिए किसान भाई जिन्होंने चौमासे में फल वृक्ष लगा लिए, उनको जो है अभी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सिंचाई का समुचित प्रबंध करें, क्योंकि बीच में आपने देखा बहुत तेज गर्मी पड़ गई थी और फिर एकदम से रात को जो है सर्दी होने लग गई। सिंचाई का समुचित प्रबंध करेंगे तो इस तरह के जो तापमान में अधिक उतार चढ़ाव आता है, उसका झटका जो है फलदार जो छोटे पौधे उनको नहीं लगेगा। फिर अभी आने वाली जो सर्दी है उसके लिए अभी से प्रबंध कर लें, और जो भी आप कवरिंग मटेरियल, चाहे प्लास्टिक हो या चाहे आपके मूंज का बनाते हैं, सैकरम मूंजा का, सरकंडे का, इस तरह के जो हट बनाते हैं या घर बनाते हैं, वो अभी से तैयारी कर लें, जिससे कि सर्दी जब भी पड़ने लग जाए तेज, तो उस समय इन पौधों को ढक दें, जिससे सर्दी से इनका बचाव हो सके। तीसरी बात है कि बरसात खत्म हो गई है, तो बरसात के बाद में तुरंत बाद दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, फलदार वृक्षों में अधिक होता है। तो दीमक के रोकथाम के लिए फिप्रोनिल जो दवा है उसका इस्तेमाल करें। जो भी निर्धारित की गई मात्रा है उसके अनुसार सिंचाई के पानी के साथ इसका प्रयोग करें, तो दीमक से रोकथाम मिल सकता है। इसके साथ ही कई तरह के कीटों का भी प्रकोप होता है इस समय, जैसे नींबू में आपके सायला आ जाता है, बेर में भी कई तरह के कीड़े आते हैं, या दूसरे पपीते में भी जैसे वायरस जनित रोग को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के रस चूसक कीट आ जाते हैं। उनके रोकथाम के लिए कोई भी सिस्टमिक जो दवा है उसका जो है वो नियमित रूप से छिड़काव करते रहे, जिससे कि वो कीड़े इन पर नहीं बैठेंगे और वायरस जनित रोग भी नहीं आएंगे या दूसरे रोगों का प्रकोप भी कम होगा। इसके साथ साथ हल्की जो है कटाई छटाई पे भी ध्यान रखें, जैसे नींबू में हल्की कटाई छटाई करें, और अनार में सकर्स जो नीचे से निकलते हैं इस समय उनको हटाते रहें, क्योंकि उनमें ना तो फूल आएंगे ना फल लगेंगे, और वो मातृ पौधे से भोजन नियमित रूप से लेते रहते हैं, जिससे कि मुख्य पौधे को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए उनको नियमित रूप से हटाते रहें। एक बात का और ध्यान रखें कि जो भी आप कटाई छटाई करें, टहनियों की जो कटा हुआ भाग है उसमें बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, रोग का प्रकोप हो सकता है, टहनियाँ काली पड़ सकती है। तो उसके लिए फफूंदनाशी दवा जैसे आपके कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसका घना जैसे बेसन घोलते हैं वैसे पेस्ट बना ले पानी के साथ, और उन कटे हुए भागों पे उसको लगा दें, जिससे कि कोई भी फफूंद जनित रोग आगे नहीं बढ़ सके। इसके साथ साथ कई किसान भाइयों ने सिर्फ खाद डाला था, जैसे गोबर की खाद या बीगनी की खाद बरसात के मौसम में। तो इस समय अगर उनको NPK डालना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, उसकी मात्रा डालनी है, तो उसके निर्धारित की गई मात्रा के अनुसार सिंचाई के पानी के साथ वो दे सकते हैं। घुलनशील, क्योंकि आजकल सबने बूंद बूंद सिंचाई पद्धति लगा रखी है फलदार बगीचे में, तो उसमें घुलनशील जो उर्वरक है वो डाल सकते हैं, या उसका पत्ती पर भी छिड़काव
कर सकते हैं, पर्णीय छिड़काव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इस समय जो भी पोषक तत्वों की कमी होगी वो दूर हो जाएगी और पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, जिससे कि छोटे पौधे इस आने वाले सर्दी में सशक्त हो जाए, सर्दी का कोई प्रकोप नहीं हो और फरवरी के महीने तक वो अपना पूर्ण आकार ले ले और आने वाले मौसम में आपको सही रूप से फूल और फल दे सके। इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो नए बगीचे जो है उनकी बढ़वाड़ अच्छी होगी और जल्दी से जल्दी किसान भाई उनसे फल प्राप्त कर सकेंगे। आपने बहुत सही तरीके से बगीचा लगा दिया है, लेकिन अभी अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाले वर्षों में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा और आपका जो मेहनत है और पैसा है वो बेकार चला जाएगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ठंड के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के ज्यादातर किसान भाई गाय और भैंस पालन करते हैं, लेकिन इनसे अधिक लाभ तभी संभव है जब इनकी देखरेख और प्रबंधन मौसम के अनुसार किया जाए। तो ठंड के समय में इनकी देखभाल कैसे करें, आइए जानते हैं एक पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पीपी सिंह से। आज मैं आपको पशुओं में सर्दी में होने वाले बीमारियां एवं सर्दी से पशु को किस प्रकार से बचा सकते हैं, क्या क्या प्रबंधन में अपने को सावधानियां रखनी है, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि पशुओं में सर्दियों में के मौसम में खुरपका मुंहपका करके एक बीमारी होती है जो कि विषाणु द्वारा फैलने वाली होती है। ये तेज़ी से फैलती है, तो इसके लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीमारी का अपन टीकाकरण करा लें। वर्ष में 2 बार इसका टीकाकरण करवाया जाता है। सर्दी के मौसम में ही चूँकि ये बीमारी तेज़ी से फैलती है, इसलिए सितंबर अक्टूबर के माह में एक बार टीकाकरण करा लें और एक बार फरवरी मार्च के महीने में। टीके की क्षमता 6 माह की होती है, इसलिए साल में 2 बार टीकाकरण करा के पशुओं को इससे अपन बचा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पशुओं को सर्दी से कैसे बचाएं। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूँकि सितंबर अक्टूबर या जुलाई अगस्त से अपन माने पशुओं के ब्याने का सीजन होता है। अधिकांश हमारी भैंसें लगभग इसी सीजन में या इसी समय ब्याती हैं। नवजात बछड़े या बच्चियां पैदा होती हैं, तो इस समय सबसे पहले नवजात बछड़ों को अपने को बीमारी से बचाने के यथासंभव प्रयास करने चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी नए बच्चे बछड़े या बच्चियां हैं उनको पर्याप्त मात्रा में प्रथम दूध या खीस जिसको बोलते हैं या कोलेस्ट्रम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं उसका सेवन कराएं। शरीर भार के 1/10 भाग के बराबर कोलेस्ट्रम की मात्रा पिलवानी है। दूसरी बात यह है कि पशुशाला या जो पशु का बाड़ा है उसको टाट की बोरियों से यथासंभव जो खिड़की या वेंटिलेशन अपन ने पशुशाला में या बाड़े में दिए हैं उनको बोरों से ढक के रखें, जिससे कि डायरेक्ट जो सर्दी है या डायरेक्ट ठंडी हवाएं कभी कभी जो चलती हैं वो पशु शेड में न प्रवेश करें और पशुओं का बचाव करें। दूसरा, जो बड़े पशु हैं जो कि अच्छे दूध देने वाले पशु हैं उनको भी सर्दी से बचाने के यथासंभव प्रयास करें। इसके लिए उनको टाट की बोरियों से अपन पूरा ढक सकते हैं, जिसको किसान भाई आम भाषा में झूल बोलते हैं। झूल टांग दें पशुओं के ऊपर। छोटे बच्चे हैं उनको भी अपन पर्याप्त मात्रा में झूल टांग के सुरक्षित कर सकते हैं। यदि इसके बावजूद भी अपने को यदि ऐसा महसूस होता है कि पशुशाला में पर्याप्त मात्रा में गर्मी नहीं है तो आग जला के हीटर का प्रयोग भी अपन कर सकते हैं पशुओं को कृत्रिम गर्मी देने के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आग जला के अपन पशु को गर्मी देने का प्रयास कर रहे हैं तो शेड में ऊपर की साइड से वेंटिलेशन होना चाहिए, या मतलब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि धुआं न शेड में भरे, क्योंकि धुआं भरने से भी परेशानी हो जाती है। इसके अलावा पशुओं में जो चारा है उसका भी प्रबंधन ठीक ठाक तरीके से करें। सर्दी के मौसम में बरसीम की फसल आ जाती है, तो बरसीम लगभग 20 से 25 किलोग्राम बरसीम प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से अपन दे सकते हैं। संतुलित दाना दें, पर्याप्त मात्रा में उनको पानी दें और पानी शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की मिलावट से मेरा मतलब दूषित पानी नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि पशुओं में अपन डिवर्मिंग की प्रक्रिया भी कराते हैं, उसका भी विशेष रूप से ध्यान करें। डिवर्मिंग से मेरा तात्पर्य है
कि वैसे तो बड़े पशुओं में 6-6 महीने के अंतराल पर साल में 2 बार अपन डिवर्मिंग या कीड़े मारने की दवाई खिलाने वाली या पिलाने वाली अपन देते ही हैं, लेकिन यदि वो समय अपन ध्यान ना रखें तो मोटा मोटा एक अंदाज़ा ये रखें कि बरसात से पहले एक बार करा लें और एक बार बरसात के बाद में। चूँकि जुलाई अगस्त सितंबर के बाद बरसात बंद होती है तो इस समय डिवर्मिंग की प्रक्रिया कराना भी उचित रहता है। इसी प्रकार से छोटे बच्चे या बछड़े बच्चियाँ जो रहते हैं उनमें भी अपन डिवर्मिंग करा सकते हैं। पिपराजिन करके एक बहुत अच्छी दवाई आती है, 30 मिलीलीटर की शीशी बाज़ार में उपलब्ध है। इसका प्रयोग करके अपन डिवर्मिंग करा सकते हैं और अपने छोटे बच्चों को इस बीमारी जो परजीवियों द्वारा लगने वाली बीमारियां होती हैं इनसे बचा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे नए ब्याए हुए पशु होते हैं, चाहे गाय हो या भैंस हो, उनमें ब्याने के तुरंत बाद लगभग 4-5 दिन तक उनको गुनगुना करके पानी में मिला के उनको देना चाहिए। इससे कि बच्चेदानी की साफ़ सफाई ठीक रहती है और जो मलबा निकलता है लगभग 1 माह के समय तक, उससे बच्चेदानी की सफाई पर्याप्त मात्रा में अच्छी तरह से हो जाती है और अगली बार जो हीट में आने का समय है वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। जनरली क्या होता है, किसान भाई ब्याने के बाद में उतनी केयर नहीं करते और जिसके कारण कई बार छोटे मोटे इन्फेक्शन उसमें रह जाते हैं और जिससे कि अगली बार भैंस या गाय गर्मी में प्रॉपर समय से नहीं आती, लेट आती है। लेकिन यदि हम इन सब प्रबंधन के उपायों को शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से ही हमारी गाय या भैंस हीट में प्रॉपर तरीके से आ जाएगी, बच्चेदानी की सफाई प्रॉपर हो जाएगी और अपन इस प्रकार से अपने पशुओं को सर्दी में बचा सकते हैं। सर्दी में इसके अलावा कुछ किसान भाई ओट की फसल भी लेते हैं, वह भी बहुत अच्छी फसल होती है और उसको भी अपन 20 से 25 किलोग्राम काट के हरे चारे में शामिल कर सकते हैं। उपरोक्त तरीकों को अपनाकर निश्चित रूप से अपन पशुओं को सर्दी से बचा सकते हैं और जो सर्दी में दुग्ध उत्पादन है वैसे ही बढ़ता है, उसको और अधिक अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला कटिहार से सूरज कुमार जी, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से खीरे की फसल में सूत्रकृमि की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो सूरज कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। के एक तरह का एक कीट है जो कि सॉइल से संबंधित है, मिट्टी से संबंधित एक कीट है जिसका भोजन जो है मुख्य रूप से ये इसी समय के आधार पर होता है जिसमें मॉइस्चर वगैरह जब बढ़ जाता है, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो इसका प्रकोप ज़्यादा मात्रा में आता है। और ये सिर्फ लतर वर्गीय ही नहीं, ये आपका टमाटर में भी आ जाता है, ये आपका मिर्चा में भी देखेंगे, ये आपका जो ब्रिंजल जो बैगन है उसमें भी ये आता है। ये जो नेमाटोड होता है ना, ये लतर वर्गीय पौधों में खासकर ज़्यादातर आता है। जैसे ही ये फूल और फल की अवस्था में आता है वैसे ही इसके जड़ों में जो है गांठ बनने लगता है और गांठ बनने से है इसका जो रस का जो विभिन्न शाखाओं में जाना चाहिए वो रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो अवरुद्ध होने के कारण जाहिर सी बात है कि फूल की संख्या में कमी आएगी। प्लस देखिए इधर के आपका जो पत्ते पर इस तरह से किनारे किनारे इस तरह से ये सब इसके सिम्टम हैं जिसके कारण कि ये लक्षण बाहर से आप प्रतीत कर सकते हैं कि इसमें नेमाटोड है। और इसका जब जड़ से निकालेंगे तो आपका जड़ जो है उसमें स्वेल किया हुआ गांठ बना हुआ मिलेगा। देखिए इस पौधा में ये जो खीरे का पौधा है इसमें देखिए ये नेमाटोड का अटैक है। इसमें देखिए ये जड़ें कितनी सॉफ्ट हो गई है, टूट जा रहा है आराम से। इसका देखिए ये जो स्वेल किया हुआ है, चूँकि इसमें कोई शक्ति नहीं रह गया, शक्ति अवरुद्ध हो गया, बिल्कुल इसको खा के जो है बिल्कुल बेकार कर दिया है। ये देखिए स्वेल किया हुआ ये पौधा है, बिल्कुल इसमें से ये बिल्कुल खा के नेमाटोड जो है निकल चुका है, अब आगे की ओर बढ़ गया है। अब यही कारण है कि देखिए यहाँ पर जो है इसका ये गलन करते हुए ये देखिए गल गई है पूरा। और जब ये पूरा गल गया तो इससे सर्कुलेशन जो भी नीचे से पौधे को लेना है वो ले नहीं पा रहा, इसलिए देखिए ये गलन हो गया ना। ये देखिए ये गल रहा है बिल्कुल, ये देखिए अब ये जो गल गया तो गलने के कारण क्या है, इससे जो भी तत्व पौधे को चाहिए वो नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल डेड हो गया ये। यही कारण है कि पौधे बिल्कुल सूखने लगते हैं और यही कारण है कि पौधे जैसे ये फल बन रहे हैं, फल का आकार देखिए, ये सिम्टम आ गया इसमें। ये भी फल का आकार से आप पकड़ सकते हैं कि कैसे इसका
जबकि जो हेल्दी पौधा होगा उसका देखिए ये इस तरह से, ये ऊपर से मोटा होगा, नीचे से पतला की तरफ जाएगा। लेकिन ये देखिए इसमें एकदम शुरू से ही ये पतला हो रहा है। ये लक्षण है बिल्कुल इसके कि आपका इसका अटैक है। तो इसके निदान के लिए आप जो है कार्बोसल्फान नाम की दवा आती है, 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के प्रत्येक जड़ में इसको ड्रेंचिंग करना होगा। और ये प्रक्रिया जो है जैसे ही फूल फल लगता है वैसे ही इसका शुरू कर देना चाहिए जड़ में, और ये करीब 15 से 20 दिन के अंतराल पर इस पर डालना चाहिए, फिर से रिपीट दोबारा करना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र के रखरखाव एवं प्रबंधन पर जानकारी। ठंड के मौसम में मुर्गियों की देखरेख और प्रबंधन पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।